Bismillahirrahmanirrahim. Today my presentation topic is genitourinary tumors. इसमें हम देख लेते हैं कि हम कौन कौन से कंटेंट्स इसमें डिस्कस करेंगे. न्यूप्लाज्म्स ऑफ किडनी, ब्लैडर कार्सिनोमा, टेस्टिकुलर ट्यूमर्स, इंटरस्टिशियल ट्यूमर्स, कार्सिनोमा ऑफ प्रोस्टेट. इन सब को हम बारी बारी देख लेते हैं कि ये क्या होते हैं. सबसे पहला आ जाता है हमारे पास न्यूप्लाज्म्स ऑफ किडनी. तो इसमें पहला है रीनल सेल कार्सिनोमा, ऑल्सो नोन एज हाइपरनेफ्रोमा और ग्रेविट्स ट्यूमर. ठीक है, इसको हाइपरनेफ्रोमा और ग्रेविट्स ट्यूमर भी कहते हैं. इट इज़ एन एड्रीनोकार्सिनोमा एंड द मोस्ट कॉमन न्यूप्लाज्म ऑफ द किडनी. ये क्या है? एडिनोकार्सिनोमा है और मोस्ट कॉमन न्यूप्लाज्म है किडनी का. जितने भी न्यूप्लाज्म्स हैं उसमें से ये सबसे ज़्यादा कॉमन है. इट अराइजेज फ्रॉम द रीनल ट्यूब्यूलर सेल्स. तो ये क्या है? रीनल ट्यूब्यूलर सेल से अराइज करता है. अब देखें इसमें जैसे कि डायग्राम भी बताई हुई थी कि ये बिल्कुल इसके जो है रीनल सेल्स हैं किडनी के, तो वहाँ पे ये ट्यूमर बना हुआ है. और दूसरी डायग्राम में आप देख सकते हैं कि किडनी किस तरह से एक नॉर्मल हेल्दी किडनी से डिफरेंट लग रही है. फिर हम नेक्स्ट इसमें इसकी फ़ीचर्स वगैरह डिस्कस कर लेते हैं. मोस्ट कॉमन इन मैन. तो ये सबसे ज़्यादा कॉमन किस में है? मैन में. मोस्ट कॉमन साइट अपर पोल. क्लासिक ट्रेट ऑफ कॉस्टोवर्टिब्रल पेन, पैल्पेबल मैस एंड हेमेचूरिया. तो मोस्ट कॉमन साइट इसकी अपर पोल वगैरह है. क्लासिकल ट्रेट्स में आ जाता है कॉस्टोवर्टिब्रल पेन. तो जो वर्टिब्रा होंगे उसमें पेन होगा. पैल्पेबल मैस हमें फील होगा, एक मैस क्लम सा बना हुआ फील होगा हमें. और हेमेचूरिया मतलब ब्लड इन द यूरिन. दूसरा हमारे पास पॉइंट आ जाता है रैपिडली डेवलपिंग लेफ्ट साइडेड वेरिकोसील इज़ अ रेयर बट इम्प्रेसिव साइन. तो हमारे पास रैपिडली डेवलप हो जाती है वेरिकोसील, मतलब जो वेन्स होती हैं वो उन थिक हो जाती हैं बहुत ज़्यादा. लेकिन ये क्या है? रेयर है, बहुत कॉमन नहीं है, बट इम्प्रेसिव साइन है. अगर ये शो हो जाता है इसका मतलब है कि ज़रूर हमारे इसमें ट्यूमर वगैरह है. ट्यूमर इज़ प्रोन टू ग्रो इन टू द रीनल वेन. तो ये ट्यूमर कहाँ पे जाके ग्रो कर सकता है? रीनल वेन में भी. डिस्टेंट मेटास्टेसिस टू लंग इज़ मोस्ट कॉमन गिविंग राइज टू कैनन बॉल अपीयरेंस. तो डिस्टेंट मेटास्टेसिस का मतलब क्या होता है कि ट्यूमर अपनी लोकेशन से कहीं और जाके लोकेट हो जाए. हेमेटोजेनिक जो है पाथ के ज़रिए या लिम्फ पाथ के. हेमेटोजेनिक मतलब कि ब्लड के ज़रिए या फिर लिम्फ के ज़रिए जाके कहीं और स्प्रेड हो जाए. तो इसे हम कहते हैं मेटास्टेसिस होगी है इसकी. तो ये किडनी ट्यूमर कहाँ पे मेटास्टाइज हो सकता है? लंग्स में. और वहाँ पे ये कैनन बॉल अपीयरेंस शो करेगा. इसके कुछ फिगर में सिम्टम्स बताए हुए हैं, जिस तरह की फ़ीवर होगा, फैटीग थकावट बहुत ज़्यादा होगी, फ्लैशिंग मतलब रेडनेस हो जाएगी, एनीमिया मतलब होता है कि रेड ब्लड सेल्स हमारे ब्लड में कम हो जाएंगे, एनीमिया हो जाएगा बंदे को. ब्लड प्रेशर हाई होगा, स्वेलिंग वगैरह होगी फीट्स पे, और ब्लड इन द यूरिन, हेमेचूरिया. ठीक है. वेट लॉस, कैक्सिया, फ्लैंक पेन और मैस. फ्लैंक पेन मतलब किडनीज में इस एरिया पे पेन होता है, इसे लॉइन पेन भी कहते हैं. लॉस ऑफ एपिटाइट, कुछ खाने पीने को दिल नहीं करेगा. अच्छा, इसका लास्ट पॉइंट है इट कैन इन्वॉल्व बोन्स एंड वाया लिम्फ नोड इन द हाइलम ऑफ किडनी टू पैराआयोटिक नोड्स एंड बियॉन्ड. तो ये इसके साथ साथ लंग्स के साथ साथ कहाँ पे मेटास्टाइज हो सकता है? बोन्स में. और ये किधर से जाएगा? लिम्फ नोड के ज़रिए. हाइलम ऑफ द किडनी से लिम्फ नोड के ज़रिए पैराआयोटिक और वगैरह जो नोड्स होते हैं उसके ज़रिए जाएगा. हमारे पास बोन्स में भी मेटास्टाइज हो सकता है जाके. फिर हम डिस्कस कर लेते हैं इसके एटिपिकल प्रेजेंटेशंस. नो लोकल सिम्टम इन 25% ऑफ केसेस. कोई भी सिम्टम हमें शो नहीं हो रहा होता 25% ऑफ केसेस में. लेकिन क्या है कि परसिस्टेंट पायरेक्सिया शो होता है विद नो एविडेंस ऑफ इन्फेक्शन इज समटाइम्स द ओनली सिम्टम. तो वैसे तो हमें कॉमन ये दूसरे सिम्टम्स शो नहीं हो रहे होते, लेकिन पायरेक्सिया फ़ीवर हो रहा होता है पेशेंट को. वैसे तो हमें पता है कि फ़ीवर किस वजह से होता है. कोई भी बॉडी में इन्फेक्शन हो या कुछ भी इस तरह की चीज़ हो तो हमें फ़ीवर हो रहा होता है, बॉडी अपना टेम्परेचर राइज़ कर रही होती है.
ठीक है। तो इस केस में क्या होगा कि इन्फेक्शन भी नहीं होगा और परसिस्टेंट मुसलसल हम ये पेशेंट को पायरेक्सिया फील होगा। ठीक है। तो समटाइम्स ये ओनली सिम्टम होता है इसका। पायरेक्सिया आफ्टर नेफ्रोक्टमी सजेस्ट मेटास्टेसिस। तो हम जब नेफ्रोक्टमी भी कर लेते हैं, नेफ्रोक्टमी का क्या मतलब होता है कि किडनीस वगैरह को रिमूव कर लेते हैं। ठीक है। तो अगर उसके बाद भी क्या पायरेक्सिया रहता है तो इसका मतलब है कि ये ट्यूमर सिर्फ वहाँ पर ही नहीं था बल्कि मेटास्टाइज होकर कहीं और पर भी हो गया है। पॉलीसाइथीमिया अकर इन 4% ऑफ केसेस एज अ रिजल्ट ऑफ रिडक्शन ऑफ एरिथ्रोपोइटिन बाय ट्यूमर सेल्स। तो पॉलीसाइथीमिया हो जाता है। पॉलीसाइथीमिया का क्या मतलब है कि सेल्स जो है हमारे इसमें ब्लड में इंक्रीज़ हो जाते हैं। तो ये 4% ऑफ केसेस में होता है और ये किस वजह से होता है? एरिथ्रोपोइटिन। हमें पता है कि किडनीज क्या प्रोड्यूस करती हैं? एरिथ्रोपोइटिन हार्मोन जो है प्रोड्यूस करती हैं। तो इसका क्या काम होता है कि रेड ब्लड सेल्स की प्रोडक्शन करना जब किडनी में ट्यूमर सेल्स होंगे। ठीक है। तो ट्यूमर सेल्स की वजह से किडनी एरिथ्रोपोइटिन की ज़्यादा प्रोडक्शन करेगी। जब वो ज़्यादा होंगे तो फिर ऑटोमेटिकली रेड ब्लड सेल्स का नंबर ज़्यादा हो जाएगा तो पॉलीसाइथीमिया हो जाएगा। हाइपरकैल्सीमिया इज़ कॉमन। तो इसमें हाइपर कैल्सीमिया भी कॉमन होता है। कैल्शियम लेवल एलिवेट कर जाता है बॉडी में। नेफ्रोटिक सिंड्रोम इज़ रियर प्रेजेंटेशन। नेफ्रोटिक सिंड्रोम किसे कहते हैं कि जो किडनी प्रोटीन को बॉडी से निकालने लग जाए। ठीक है। तो उसे हम कहते हैं नेफ्रोटिक सिंड्रोम। अब इसमें देखें ये सीटी की इमेज है। इसमें ये किडनी में रीनल मैस बताया हुआ है जो कि बहुत बड़ा और प्रोमिनेंट नज़र आ रहा है। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं इसकी इन्वेस्टिगेशंस। इंट्रावीनस यूरोग्राफी, प्लेन एब्डोमिनल एक्सरे केयूबी जिसे कहते हैं, सीटी स्कैन, फुल ब्लड काउंट, यूरिया कैरेटिनिन एंड इलेक्ट्रोलाइट्स और चेस्ट एक्सरे। तो ये क्या है? इंट्रा आईवीयू क्या होता है कि हम लोग कंट्रास्ट कोई भी देते हैं। ठीक है। जैसे यूरोग्राफिन हो गया, इस तरह की कंट्रास्ट देते हैं पेशेंट को इंट्रावीनस। तो वो कुछ टाइम में और हर थोड़े थोड़े टाइम में हम लोग इसकी फिल्म्स देते हैं। जैसे कि उसी वक्त ले ली कंट्रास्ट देने के बाद, फिर 5 मिनट बाद ली, फिर 15 मिनट बाद होती है, फिर जो है लास्ट हमारे पास जो फिल्म होती है वो 1 घंटे बाद होती है। तो उसमें हम देखते हैं कि किडनी की नॉर्मल फंक्शनिंग क्या है। अगर तो ट्यूमर होगा किडनी में तो जाहिर सी बात है किडनी अपने नॉर्मल फंक्शनिंग परफॉर्म नहीं कर सकेगी और यूरिन हमारे पास लेट बनेगी, ब्लेडर देर से फुल होगा। फिर आइसोटोप बोन स्किन वगैरह आ जाता है इसमें। फिर इसमें बाकी बताई हुई हैं टेस्ट वगैरह जैसे ब्लड टेस्ट है, यूरिन टेस्ट है, अल्ट्रासाउंड, एक्सरे, सीटी और एमआर स्कैन। नेक्स्ट क्या आ जाता है? नेफ्रोक्टमी इज़ द ओनली क्यूरेटिव ट्रीटमेंट इफ़ ट्यूमर इज़ कन्फाइंड टू किडनी। तो अगर तो ट्यूमर किडनी में है, ठीक है, कहीं और मेटास्टाइज होके नहीं गया, तो हम क्या करेंगे? नेफ्रेक्टमी कर देंगे और किडनी को ही रिमूव कर देंगे। नेफ्रेक्टमी कैन बी परफॉर्म थ्रू अ लॉइन और ट्रांस एब्डोमिनल इंसेशन। तो ये सारे इसके ट्रीटमेंट्स में आ जाते हैं। सही है। तो नेफ्रेक्टमी इसका करने का पहले मैं ये रीडिंग का ये बता देती हूँ, फिर उसके बाद प्रोसीजर को एक्सप्लेन कर दूँगी। तो नेफ्रेक्टमी कैन बी परफॉर्म थ्रू अ लॉइन और ट्रांस एब्डोमिनल इंसेशन। रेडिकल नेफ्रेक्टमी इज रिकमेंडेड फॉर लार्ज ट्यूमर्स। पार्शियल नेफ्रेक्टमी may be situated for peripheral tumors less than 4 in centimeter। तो रेडिकल नेफ्रेक्टमी का मतलब ये होता है कि हम लोग पूरी की पूरी किडनी को ही रिमूव कर देते हैं। ये उस केस में होगा जब लार्ज ट्यूमर हमारे पास होगा। लेकिन पार्शियल नेफ्रेक्टमी का मतलब क्या होता है? जिस एरिया में ट्यूमर है, स्मॉल ट्यूमर अगर है जो कि लेस देन 4 सेंटीमीटर है, तो हम उसको क्या करेंगे कि सिर्फ उस टिश्यू को, इस एरिया को किडनी के हम रिमूव कर देंगे। तो उसे हम कहते हैं पार्शियल नेफ्रेक्टमी। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू नो ड्यूरिंग नेफ्रेक्टमी: Transabdominal approach gives better exposure than loin approach. The vascular pedicle should be ligated before the kidney is mobilized to prevent spilling of the tumor cells into the circulation. The first step in the procedure is to clean the renal artery and ligate it continuity. The renal vein should be gently palpated to ensure that there is no tumor in its lumen. The renal vein and then the renal artery are ligated and divided.
द किडनी इज़ दैन मोबिलाइज्ड विद इन इट्स कवरिंग। तो इस प्रोसीजर में क्या होता है, ये हम दो तरीके से कर सकते हैं, एक तो लॉइन अप्रोच भी कर सकते हैं और एक ट्रांस एब्डोमिनल अप्रोच भी कर सकते हैं। लॉइन अप्रोच मतलब जो लॉइन एरिया होता है उसको हम कट लगा के तो वहाँ से भी किडनी को रिमूव कर सकते हैं, लेकिन बेहतर कौन सा होता है, ट्रांस एब्डोमिनल के एब्डोमेन के थ्रू हम करें ये। तो इसमें क्या किया जाता है कि जैसे ही कट लगाया जाता है तो इसकी जो किडनी की वेसल्स हैं उनको हम लोग क्लम्प कर देते हैं, ठीक है, ताकि ब्लड सप्लाई उनका रुक जाए। और जैसे ही हम इसको ट्यूमर को उधर से निकालने की कोशिश करें तो वो ट्यूमर वहाँ से डिसलोकेट होके कहीं वेन में या आर्टरी में ना चला जाए, ठीक है। तो इस वजह से हम उसे क्या करते हैं, क्लम्प कर देते हैं। फिर क्या होता है कि हम रीनल आर्टरी वगैरह को क्लीन करते हैं और फिर लाइगेट, उस तरह से ही हम लाइगेट कर देते हैं। फिर हम रीनल वेन को भी पैल्पेट करते हैं ताकि हम देख सकें उसमें तो कोई ट्यूमर वगैरह नहीं है उसके ल्यूमन में। उसके बाद हम रीनल आर्टरी और वेन को अलग अलग से हम लोग लाइगेट कर देंगे। फिर किडनी को हम मोबिलाइज करेंगे और उसमें देखेंगे कि ट्यूमर कहाँ पे है और उस ट्यूमर को हम लोग वहाँ से निकाल देंगे। तो इस जैसे कि इस डायग्राम में शो हो रहा है, देखें इसमें लाइगेट की हुई है आर्टरी भी और वेन भी। फिर इन्होंने कट लगाया, वहाँ से ट्यूमर को निकाल दिया, फिर किडनी को दोबारा से स्टिच या स्टेपल कर देंगे। तो ये प्रोसीजर नेफ्रेक्टमी का इस तरह से परफॉर्म होता है। फिर नेक्स्ट हमारे पास ट्यूमर आ जाता है विल्म्स ट्यूमर। इट इज़ ऑल्सो नोन एज नेफ्रोब्लास्टोमा। इसको हम क्या कहते हैं, नेफ्रोब्लास्टोमा भी कहते हैं। जिस मिक्स ट्यूमर कंटेनिंग ब्लास्टेमल स्ट्रोमा एंड एपिथेलियल एलिमेंट अराइजिंग फ्रॉम द एम्ब्रियोनिक नेफ्रोजेनिक टिश्यू। तो ये मिक्स ट्यूमर है जिसमें क्या क्या आ जाते हैं, कौन कौन से सेल्स आ जाते हैं, ब्लास्टेमल स्ट्रोमा और एपिथेलियल एलिमेंट्स वगैरह आ जाते हैं। और ये एम्ब्रियोनिक नेफ्रोजेनिक टिश्यू से ही जब बेबी डेवलप हो रहा होता है ना, तो उस वक्त ये ट्यूमर भी उसके साथ जो है डेवलप हो जाता है। इट इज़ मोस्ट कॉमन प्राइमरी मैलिग्नेंट रीनल ट्यूमर ऑफ चाइल्डहुड। तो जाहिर सी बात है ये एम्ब्रियोनिक लाइफ में डेवलप हो जाता है, ठीक है। तो ये मोस्ट कॉमनली चाइल्डहुड का ट्यूमर है। It is thought to be due to loss of tumor suppressor gene on chromosome 11 WT1 जीन। तो ये किस वजह से होता है कि जो हमारे पास क्रोमोसोम 11 के ऊपर WT1 जीन होती है तो वो सप्रेस हो जाती है, ठीक है। तो वो क्या होता है कि जब सप्रेस हो जाती है तो वो अपना नॉर्मल फंक्शन परफॉर्म वो जीन नहीं कर सकती, तो ये ट्यूमर हो जाता है। और ट्यूमर की सेल्स को ये सप्रेस नहीं कर सकता। ट्यूमर की सेल्स इंक्रीज़ होते जाते हैं दिन ब दिन इस किडनी में, जैसे कि ये शो हुआ है विल्म्स ट्यूमर। नेक्स्ट हम इसके फीचर्स देख लेते हैं कि इसके क्या क्या फीचर्स हैं हमारे पास। इट इज़ यूजली डिस्कवर्ड ड्यूरिंग द फर्स्ट 5 years ऑफ लाइफ। इट इज़ यूजली यूनिलेटरल। तो ये एक साइड पे होता है यूजली, ठीक है, और फर्स्ट 5 years ऑफ लाइफ में ये डिस्कवर हो जाता है। इट इज़ टिपिकली प्रेजेंट विद एब्डोमिनल मैस विच में बी रैपिडली ग्रोइंग इन साइज। तो एब्डोमिनल मैस शो हो रहा होता है, ठीक है, और क्या है कि जो कि साइज में ग्रो करता जाता है। हेमाचूरिया डोनेट एक्सटेंशन ऑफ ट्यूमर इनटू द रीनल पेल्विस एंड इज एसोसिएटेड विद पुअर प्रोग्नोसिस। तो जब सिम्टम्स में क्या हमारे पास शो होता है, हीमाचूरिया भी शो होता है, तो हमें पता चल जाता है कि ये वहाँ से निकल के एक्सटेंड होके रीनल पेल्विस में भी चला गया है। तो मेटास्टेसिस टू द लंग्स अकर अर्ली। मेटास्टेसिस टू लिवर, बोन एंड ब्रेन आर रेयर। तो मेटास्टेसिस टू लंग्स में मेटास्टाइज जल्दी हो जाता है ये, लेकिन लिवर, बोन और ब्रेन में बहुत रेयर केसेस में मेटास्टाइज होता है ये ट्यूमर। लिम्फेटिक स्प्रेड इज़ अनकॉमन। तो ये लिम्फेटिकली स्प्रेड नहीं होता। अब देखें इस डायग्राम में, तो ये दो डायग्राम्स हैं। एक में हमारे पास इसकी क्लिनिकल फीचर्स वगैरह बताए हुए हैं कि बेबी को क्या क्या हो सकता है अगर ये विल्म्स ट्यूमर होगा। तो मेलिस, हाइपरटेंशन, पैल्पेबल एब्डोमिनल मैस, हेमाचूरिया और फीवर वगैरह बेबी को होगा। और नीचे वाली फिगर में देखें इसका एब्डोमेन जो है बहुत ज़्यादा मैसिव हुआ है। आगे इसकी इन्वेस्टिगेशंस आ जाती हैं। सीटी एब्डोमेन, सीटी चेस्ट,
जो कि किस लिए होता है, लंग मेटास्टेसिस को देखने के लिए कि ये लंग में भी मेटास्टाइज होकर चला गया या नहीं। अल्ट्रासाउंड विद डॉपलर टू एक्सक्लूड ट्यूमर इन द रीनल वेन और वीना केवा। तो डॉपलर अल्ट्रासाउंड किस लिए करते हैं, ताकि हम लोग ब्लड फ्लो को देख सकें ना। तो इसके ज़रिए डॉपलर अल्ट्रासाउंड के ज़रिए हमें पता चल जाता है कि ये ट्यूमर रीनल वेन में है या फिर वीना केवा में है। डायग्नोसिस इज़ बाय नीडल बायोप्सी टू एक्सक्लूड अदर रियर रीनल ट्यूमर्स। तो हम लोग नीडल बायोप्सी भी करते हैं, वो किस लिए कि हमें पता चल सके कि कोई और जो कि रियर होते हैं रीनल ट्यूमर्स उसमें से तो कोई नहीं है। ये ओपन बायोप्सी को अवॉइड करना चाहिए। फिर नेक्स्ट इसकी ट्रीटमेंट में क्या आ जाता है, यूनिलेटरल ट्यूमर्स, मतलब एक साइड पे अगर ट्यूमर होगा तो फिर क्या करेंगे हम लोग, कीमोथेरेपी करेंगे फॉलोड बाय नेफ्रेक्टमी। तो नेफ्रेक्टमी के साथ साथ हम लोग कीमोथेरेपी भी करेंगे। बायलेटरल ट्यूमर होगा अगर तो पार्शियल नेफ्रेक्टमी करेंगे इन ऑर्डर टू प्रिजर्व सम रीनल टिश्यूज़। तो जाहिर सी बात है अगर दोनों साइड पे ट्यूमर है तो हम दोनों किडनीज़ को तो रिमूव नहीं कर सकते, तो हम पार्शियल नेफ्रेक्टमी करेंगे ताकि जो रीनल टिश्यूज़ हैं कुछ ना कुछ रह जाए हमारे पास, ताकि किडनी अपना नॉर्मल फंक्शन परफॉर्म कर सके। प्रोग्नोसिस इसकी है कि सर्वाइवल रेट इज़ ग्रेटर दैन 80%। तो सर्वाइवल रेट इसका 80% से ग्रेटर है। प्रोग्नोसिस इज़ पुअर इफ़ मेटास्टेसिस प्रेजेंट। तो प्रोग्नोसिस बहुत पुअर होती है अगर मेटास्टेसिस हमारे पास प्रेजेंट हो जाती है, अगर ये कहीं और जाके मेटास्टाइज हो जाता है। तो ये जो है फिगर इसमें नेफ्रेक्टमी का ही बताया हुआ है कि नेफ्रेक्टमी किस तरह से की जाती है, तो जो कि मैंने पीछे वाले इसमें भी स्लाइड में डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट ट्यूमर हमारे पास आ जाता है ब्लैडर कार्सिनोमा। मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ यूरोथेलियल ट्रांजिशनल सेल कार्सिनोमा। 95% ऑफ द केसेस में ये बहुत कॉमन ट्यूमर है। तो ये यूरोथेलियल सेल कार्सिनोमा में ये ट्यूमर ज़्यादातर हो रहा होता है। रिस्क फैक्टर्स इसके क्या हैं, सिगरेट स्मोकिंग मोस्ट कॉमन, एनिलीन डाई फैक्ट्रीज़, तो जो लोग एलिनीन डाई फैक्ट्रीज़ में काम करते हैं उनको ये बहुत कॉमनली हो रहा होता है। केमिकल सच एज टू नेफ्थेलामाइन एंड बेंजीडाइन, तो ये केमिकल्स तो बहुत ये ट्यूमर कॉज कर रहे होते हैं। फिर ऑक्यूपेशंस में क्या क्या आ जाते हैं कि इन ऑक्यूपेशंस में काम करने वाले वर्कर्स को ये ब्लैडर कार्सिनोमा बहुत कॉमनली हो रहा होता है। इनमें आ जाते हैं टेक्सटाइल वर्कर्स, टायर रबर और केबल वर्कर्स, पेट्रोल वर्कर्स, लेदर, शू मैन्युफैक्चरर्स एंड क्लीनर, पेंटर्स एंड हेयर ड्रेसर्स, तो इन सब में ये कॉमन है। नेक्स्ट हम इसकी क्लिनिकल फीचर्स देख लेते हैं। पेनलेस क्रॉस हेमेचूरिया, तो ब्लड आ रहा होगा यूरिन में लेकिन पेन नहीं होगा, पेनलेस होगा। इट इज़ कॉमन, मोस्ट कॉमन सिम्टम, तो ये बहुत कॉमन सिम्टम है इसका ब्लैडर कार्सिनोमा का। इट इज़ इंडिकेटिव ऑफ ब्लैडर कार्सिनोमा अंटिल प्रूवन अदरवाइज। क्लॉट यूरिनरी रिटेंशन, तो यूरिनरी रिटेंशन होगी, सही से यूरिन पास आउट नहीं होगा। कांस्टेंट पेन इन द पेल्विस, तो हर टाइम जो है पेल्विस में पेन होगा। यूरिनरी फ्रिक्वेंसी एंड डिस्कम्फर्ट, बार बार यूरिन आ रहा होगा लेकिन पास आउट करते हुए डिस्कम्फर्ट फील करेगा पेशेंट। लेट फीचर्स इंक्लूड पेन इन सुप्राप्यूबिक रीजन, ग्रॉइन और थाइस, तो सुप्राप्यूबिक मतलब प्यूबिक से ऊपर वाला जो रीजन होता है उसमें पेन होगा, ग्रॉइन एरिया में भी पेन होगा, थाइस में भी, लेकिन ये सिम्टम्स बहुत लेट अकर होते हैं पेशेंट में। बाकी कुछ सिम्टम्स इस डायग्राम में है जो कि ब्लड इन यूरिन, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन और पेन वाइल यूरिनेटिंग, एब्डोमिनल लोअर बैक पेन, रिपीटेड यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, यूटीआई बहुत ज़्यादा हो रहा होगा पेशेंट को, वेट लॉस होगा, टायर्डनेस, इनकॉन्टिनेंस। ठीक है, तो ये सारे आ जाते हैं। ट्यूमर स्टेजिंग हम देख लेते हैं नेक्स्ट। अब ये 3 टाइप्स हैं इसकी। पहली टाइप है नॉन मस्कुलर इन्वेसिव ट्यूमर, दिस अकाउंट फॉर 70% ऑफ ऑल न्यूप्लाज्म। तो ये वो ट्यूमर होता है जो कि सुपरफिशियली होता है, ये मसल्स तक नहीं पहुंच रहा होता है, और ये 70% ऑफ केसेस में ये ट्यूमर होता है। तो इसमें आगे 2 टाइप्स आ जाती हैं इसकी। पीटीए ट्यूमर विद नो इन्वेशन ऑफ लेमिना प्रोप्रिया और ऑफ मसल, तो पीटीए ट्यूमर है जो कि लेमिना प्रोप्रिया या फिर मसल को इन्वेस नहीं कर रहा होता। PT1 ट्यूमर विद इन्वेशन ऑफ लेमिना प्रोप्रिया बट नॉट ऑफ द मसल, तो जो ऊपर वाली लेयर है लेमिना प्रोप्रिया जिसे कहते हैं उसको इन्वेस कर रहा होता है ये
PT1 ट्यूमर, लेकिन मसल तक नहीं पहुंचता। सेकेंड टाइप हमारे पास आ जाती है इसकी मसल इन्वेसिव ट्यूमर्स। दीज आर PT2 ट्यूमर्स एंड अकाउंट फॉर 25% ऑफ ऑल केसेस। तो ये हमारे पास कौन सा ट्यूमर है? PT2 ट्यूमर है और ये 25% ऑफ केसेस में कॉमन है। दीज आर एसोसिएटेड विद पुअर प्रोग्नोसिस। तो ये पुअर इसकी प्रोग्नोसिस है। लोकल इन्वेजन एंड डिस्टेंट मेटास्टेसिस आर कॉमन। तो ये डिस्टेंट मेटास्टेसिस मतलब कहीं और भी जाके मेटास्टाइज हो सकता है, ये ट्यूमर कॉमन है ये। नॉन इन्वेसिव सिस्ट, इट रेफर टू फ्लैट नॉन इन्वेसिव इन सिटू कार्सिनोमा। तो ये क्या है कि फ्लैट है, नॉन इन्वेसिव कार्सिनोमा है। इट अकाउंट्स फॉर 5% ऑफ ऑल न्यू केसेस। तो ये 5% केसेस में रिपोर्ट हो रहा होता है। इट कैन ओनली बी डायग्नोस्ड व्हेन अ बायोप्सी इज़ एग्जामाइंड अंडर द माइक्रोस्कोप। तो ये सिर्फ उसी वक्त हम डायग्नोसिस से कर सकते हैं जबकि बायोप्सी वगैरह हम सैंपल लेंगे और माइक्रोस्कोप के अंदर इसको देखेंगे। इस डायग्राम में देख लें, ब्लैडर कैंसर स्टेजेस इसके 3 आ जाती हैं। सुपरफिशियल स्टेज में क्या है कि सिर्फ ऊपर ऊपर तक ही, सुपरफिशियल लेयर में ही ये ट्यूमर है, नीचे इसकी लाइनिंग तक सब म्यूकोसा तक नहीं पहुंचा हुआ। सेकंड आ जाता है कि मसल इन्वेसिव स्टेज, तो ये नीचे तक हमारे पास मसल्स तक पहुंचा हुआ है। और मेटास्टेटिक स्टेज में ये सेल्स स्प्रेड हो रही हैं अदर बॉडी पार्ट्स में भी इसके। फिर इसकी मैनेजमेंट आ जाती है। तो इसमें क्या हम देख लेते हैं, इन्वेस्टिगेशंस क्या है। यूरिन साइटोलॉजी फॉर मैलिग्नेंट सेल्स, इट इज़ नॉट गुड स्क्रीनिंग टेस्ट। तो यूरिन साइटोलॉजी मतलब यूरिन सैंपल लेंगे और मैलिग्नेंट सेल्स वगैरह हम देखेंगे उसमें, लेकिन ये बहुत अच्छा स्क्रीनिंग टेस्ट नहीं है। अगर तो ये पॉजिटिव आ जाता है तो ये हाईली स्पेसिफिक भी है। ऑल पेशेंट विद हेमाटूरिया शुड अंडरगो अल्ट्रासाउंड स्कैनिंग और CT स्कैन कंट्रास्ट इनहेंस। तो जिसको भी ये हेमाटूरिया वगैरह हो, जिस भी पेशेंट को, हम उसे कहते हैं कि आप लोग अल्ट्रासाउंड भी करवाएं, साथ CT स्कैन भी करवाएं जो कि कंट्रास्ट इनहेंस होगा, मतलब कंट्रास्ट दे के CT स्कैन होगा उसका। उसके अलावा MRI IVU बाय मैनुअल एग्जामिनेशन अंडर जनरल एनेस्थीसिया। ठीक है। सिस्टो यूथ्रोस्कोपी, तो ये इस डायग्राम में सिस्टो यूथ्रोस्कोपी का प्रोसीजर बताया हुआ है। ये इंस्ट्रूमेंट है रेजिड सिस्टोस्कोप। ठीक है। तो इसमें क्या है, वाटर कैन बी पोर्ड डाउन साइड चैनल टू फिल एंड फ्लश द ब्लेडर। तो इसमें हम लोग वाटर भी फिल कर सकते हैं ताकि ब्लेडर को फिल और फ्लश आउट कर सकें। इसके आगे लाइट लगी होती है जिसके ज़रिए हम लोग ब्लेडर और यूरेथ्रा वगैरह को देख सकते हैं अंदर। फिर वेरियस डिवाइसेस कैन बी पास डाउन साइड चैनल, दिस कैन बी मैनिपुलेटेड बाय डॉक्टर टू टेक द स्पेसिमेन। तो हम इसके ज़रिए अंदर से स्पेसिमेन भी ले सकते हैं। अब ये प्रोसीजर बताया हुआ है कि सिस्टोस्कोप पास डाउन द यूरेथ्रा ऑफ द पीनस, पास द प्रोस्टेट इनटू द ब्लेडर। तो हम लोग ये सिस्टोस्कोप को पीनस के जरिए, यूरेथ्रा के ज़रिए पास करेंगे जो कि प्रोस्टेट से होता हुआ ब्लेडर तक पहुंच जाएगा। फिर वहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि डॉक्टर लुक डाउन सिस्टोस्कोप, तो इस सिस्टोस्कोप के ज़रिए डॉक्टर अंदर ब्लेडर को देख सकता है। ठीक है। तो इसमें से हम क्या कर सकते हैं कि अगर वहाँ पे कोई ट्यूमर वगैरह होगा तो उससे भी डॉक्टर वहाँ से रिजेक्ट कर सकेगा। नेक्स्ट इसके ट्रीटमेंट में आ जाता है, अगर लो रिस्क सुपरफिशियल डिजीज़ है तो उसमें ट्रांस यूरेथ्रल एंडोस्कोपिक रिजेक्शन ऑफ ट्यूमर। तो ट्रांस यूरेथ्रल एंडोस्कोपिक रिजेक्शन ऑफ ट्यूमर में वही प्रोसीजर आ जाता है जो कि मैंने पीछे डिस्कस की है सिस्टोस्कोप के ज़रिए। तो उसके ज़रिए क्या करेंगे, ट्यूमर को रिजेक्ट वहाँ से डॉक्टर कर लेगा। इंट्रावेसिकल कीमोथेरेपी माइटोमाइसिन C इज़ मोस्ट कॉमन यूज्ड एंटीजन। तो कीमोथेरेपी किसके ज़रिए करेंगे, माइटोमाइसिन C के ज़रिए। इंट्रावेसिकल इम्यूनोथेरेपी वगैरह इसके करेंगे। ठीक है। तो ये लो रिस्क सुपरफिशियल डिजीज़ में ये ट्रीटमेंट्स आ जाती हैं इसकी। अगर हाई रिस्क सुपरफिशियल डिजीज़ होगा तो उसमें क्या होगा, ट्रांसयूरेथ्रल एंडोस्कोपिक रिजेक्शन ऑफ ट्यूमर, जैसे कि लो रिस्क में है, हाई रिस्क में भी यही है। और दूसरा जो प्रोसीजर है उसमें क्या है, BCG बेसलिन कैलामाइड ग्रेन इम्यूनोथेरेपी। सिस्टेक्टोमी रिमूवल ऑफ द ब्लेडर, ब्लेडर को या तो रिमूव कर देंगे इफ़ डिजीज़ परसिस्ट आफ्टर इम्यूनोथेरेपी। अगर इम्यूनोथेरेपी BCG होने के बाद भी ये डिज़ीज़ रहती है तो हम लोगों के पास और कोई ऑप्शन नहीं होता, सिस्टेक्टोमी कर देते हैं। मसल इन्वेसिव
अगर हो जाए तो उसको कैसे ट्रीट करेंगे। रेडिकल सिस्टेक्टोमी का मतलब है पूरे का पूरा ब्लैडर ही रिमूव कर देंगे। एंड पेल्विक लिम्फेडेक्टोमी पेल्विक लिम्फेडेनेक्टोमी। तो लिम्फेडेनेक्टोमी का मतलब ये है कि जो उस एरिया में लिम्फ नोड्स होते हैं, जो कि क्या है कि किडनी, ब्लैडर और इनको लिम्फ दे रहे होते हैं, सप्लाई कर रहे होते हैं, तो उनको ही हम लोग रिमूव कर देते हैं। न्यू एडजुवेंट सिस्प्लेटिन बेस्ड कीमोथेरेपी इन्वॉल्व सर्वाइवल रेट। ठीक है, तो हम लोग सिस्प्लेटिन बेस्ड कीमोथेरेपी करेंगे जो कि सर्वाइवल रेट हमारे पास उससे इंक्रीज़ हो जाएगा। एक्सटर्नल बीम रेडियोथेरेपी इज़ एन ऑप्शन फॉर पेशेंट हु आर अनफिट फॉर और हु डिक्लाइन सिस्टेक्टोमी। तो जो पेशेंट सिस्टेक्टोमी नहीं करवाना चाहते तो उनके लिए क्या होगा कि वो एक्सटर्नल बीम रेडियोथेरेपी वगैरह रेडिएशंस दे के हम लोग ट्यूमर को ख़त्म करने की कोशिश करते हैं। तो ये जो है इस डायग्राम में क्या बताया हुआ है कि हाउ BCG थेरेपी इज़ परफॉर्म। तो उसके लिए हम पेशेंट को सबसे पहला स्टेप होता है कि मना करते हैं बिफोर द प्रोसीजर आप फ्लूइड को लिमिटेड करें और ब्लैडर को एम्प्टी करें। ठीक है, ताकि हमारे पास ब्लैडर में कुछ भी यूरिन रिटेंशन ना हो। नेक्स्ट स्टेप इसका होता है कि यूरेथ्रा को यूरिनरी कैथेटर को पास करते हैं ब्लैडर में यूरेथ्रा के ज़रिए, फिर उसमें BCG कंटेनिंग सॉल्यूशन हम भर देते हैं, फिल आउट कर देते हैं। थर्ड स्टेप में आ जाता है कि उसको हम कैथेटर को क्लम कर देते हैं ताकि BCG जो हमने फिल किया है ब्लैडर में वो बाहर निकल ना सके। फिर फोर्थ स्टेप में आ जाता है कि उसको BCG को कुछ देर वहाँ पे स्टे करने देते हैं, कुछ देर मतलब कुछ घंटे स्टे करने देते हैं। ठीक है, फिर हम लोग क्लम को रिमूव कर देते हैं और वो जो है पास आउट हो जाता है BCG सोल्यूशन। फिर हम क्या कहते हैं फिफ्थ स्टेप में रिपीट द प्रोसीजर अराउंड वंस अ वीक फॉर 6 वीक। तो ये 6 वीक तक ये प्रोसीजर परफॉर्म करते हैं जो कि हफ्ते में एक दफ़ा होता है, मतलब कि 6 दफ़ा कम से कम भी ये प्रोसीजर रिपीट करना पड़ता है। टेस्टिकुलर ट्यूमर्स, तो ये टेस्टिकुलर ट्यूमर्स मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करती हूँ।